नमस्कार। आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने लेसन नंबर 5 देखा था जिसमें राज्य, महाजनपद, इस तरह की बातें हुई थी। ये जो चित्र सामने दिखाई दे रहा है, हम देखे थे कि पुराने ज़माने में किस प्रकार ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। आज हम इससे आगे देखेंगे कर कि हमने महाजनपदों के अंदर तो विशाल सेनाएं रखते थे तो वो किस तरह चलाते थे कि कर ही एक साधन ऐसा होता है जिसे हम क्या हैं, उस राज्य को चलाने के लिए हमारे पास जो साधन है वो एक टैक्स ही होता है, जो आज भी आप जानते हो टैक्स लगते हैं। तो उस समय की बात देखें, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता। अब बड़े किले बनवाएंगे तो हमें उसे पैसों की आवश्यकता होगी। पैसा कहाँ से आएगा? जो जनता से करों के माध्यम से ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा कर, कम कमाता है उसका कम। तो बड़ी सेनाएं रखते हैं, सेनाओं को देने के लिए भी पैसे चाहिए या कोई भूमि चाहिए, इसके लिए वो वहाँ पहले भी कर लगाते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी नियमित रूप से कर कब महाजनपदों में वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। वे अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में दिया। ये प्रश्न बनता है आपका यहाँ पर कि महाजनपद काल में कर के लिए कितना हिस्सा निर्धारण किया हुआ था, निर्धारित किया था, तो 1/6 हिस्सा। और इसे आगे वाला प्रश्न बनता है कि जिसे क्या कहा जाता था महाजनपद काल में, कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। यानी कर नहीं कहकर उसको क्या कहते? भाग कहते। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए। आगे देखो, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते। अब कारीगर क्या करते भाई, उनके पास पैसा नहीं है तो वो श्रम करे, वो काम करे, जैसे दीवार या किले, दुर्ग बनाने के लिए। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक आपने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद होगा, जंगलों में जो शिकार करते हैं उनको आखेटक। तो आखेटक था खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे, तो देखें भी जो शिकार करते थे, कुछ भी शिकार किया उसको वो दे देते थे। आगे देखो, कृषि में परिवर्तन कैसे आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। युग कौन सा है? महाजनपद काल है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। लोहे के बनने लगे भी। फाल किसके बनने लगे? लोहे के। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की, तो पहले किससे बनते थे? लकड़ी से। अब किससे बनने लगे? महाजनपद काल में लोहे के। लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतीर मजदूर या कामगार करते थे। यहाँ कोई प्रश्न नहीं बना है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो अपने कार्य के लिए प्रोत्साहन देते होंगे। अब थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण है, इसमें कई बार आता है, जैसे मगध दे रखा है। मगध आपने पीछे पढ़ के आए थे, महाजनपद मगध बिहार में बहुत बड़ा स्थान है। मानचित्र 4/49 में मगध देखो, हमने मगध देखा था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ था, रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इनके अलावा इस क्षेत्र में लोहे ऐसे की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक, मगध के 2 शासक आए हैं, एक तो बिंबिसार और अजात शत्रु, ये नाम लिखेगा। तो 2 हम हिस्ट्री जब पूरी पढ़ेंगे, ये तो एनसीईआरटी है जिसमें आपको एक बेस दिया होता है कि मगध में शक्तिशाली 2 शासक कौन हुए। ये प्रश्न सीधा आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के सबसे शक्तिशाली रहे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। एक नाम और आया, महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर है, राजगृह था बिहार में। अब ध्यान रखना है राजगृह है कहाँ पर, तो बिहार में है। कई सालों तक मगध की राजधानी रहा।
तो मगध की राजधानी क्या थी ये भी याद रखनी है, राजगृह। वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र, पटना को राजधानी, मतलब पहले मगध की राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ये भी प्रश्न आपको दोनों याद रखने हैं। 2300 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद मूल्य की सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है, ये विचार्य योग्य प्रश्न है। अब आगे देखिए, वज्जी एक आपने पढ़ लिया, मगध और वज्जी। इससे पहले हम साइड में देखते हैं गण। ये क्या चीज़ दी है कि गण क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए, यानी गण क्या एक समूह है। संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा। इसी तरह गण शब्द का प्रयोग भी कई सदस्यों वाले समूह के लिए। संघ में अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे, उनका अलग कार्य है, और गण में अलग कार्य। इस तरह आज जो संघ बनाते हैं, पहले गण थे। तो देखिए वज्जी पढ़ेंगे। अब मगध पढ़ लिया आपने, अब वज्जी। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, महाजनपद। तो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। नज़दीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वज्जी की राजधानी वैशाली कहाँ है, बिहार में वर्तमान में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहा जाता था। तो अब ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से महाजनपद काल में शासन व्यवस्था के लिए गण या संघ की व्यवस्था थी, वज्जी। देखो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाता है, लेकिन जब तक हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना तो रीट अपने से दूरी रहेगी कि किस प्रकार से हम उसको पढ़ें। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एग्जामिनर है वो उसके तह तक जाना, उसकी जो क्वेश्चन बनाने की क्षमता है वहाँ तक पहुँचना, कि प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से, किस किस प्रकार से। तो पहले तो हमें ये, जैसे मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ अभी पाठ, एक 6ठी क्लास के बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो आपको क्वेश्चन बनाने की पद्धति आपसे सीख रहे हो, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो लगातार इसको पढ़ते रहिए, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप समझते रहिए किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न हो गया। वज्जी की राजधानी, ये सिंपल प्रश्न है। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, सब रट्टा मार लेंगे। मगध की राजधानी क्या है, सब रट्टा मार लेंगे। लेकिन आपको इसके वज्जी की राजधानी और मगध की राजधानी के अलावा प्रश्न क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी शासन व्यवस्था में कौन से महाजनपद की शासन गण या संघ की थी, तो हो सकता है उसी और में मिल जाए, तो 2 ऑप्शन दे दिया जाए, दोनों में से नहीं है, एक में है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें हम क्या है, वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। वो गलत, आपको पता है, एक नेगेटिव प्रश्न आपको कंपटीशन से बाहर कर देता है, तो ध्यान रखना है। तो देखो, गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। मतलब उस समय क्या है, ये लोग भाग नहीं लेते थे यहाँ। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ोगे आप, दोनों ही गण से संबंधित थे भी। बुद्ध और महावीर किससे संबंधित थे, दोनों ही संघ या गण से। आप पढ़ते हैं बुद्ध ने जो बनाया था उसमें संघ थे, महावीर संघ के अंदर संघ में प्रवेश करने के लिए एक पत्ती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो आगे ये दिया है कि वज्जी, क्या दिया है, वज्जी संघ, यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। अब दीर्घ निकाय, ये जो आपका एक ग्रंथ है दीर्घ निकाय से, वज्जी संघ का यह वर्णन कहाँ से लिया गया है, दीर्घ निकाय से लिया गया है। और दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। आगे कि ये क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए। यह करीब 2300 साल पहले लिखा है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, निम्न में से कोई नहीं। आसान सा प्रश्न बन जाता है और हम वही चीज़ याद नहीं रखते हैं। तो दीर्घ निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ है, 2300 साल पहले लिखा गया था। अब आगे अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु अब कहाँ के थे, बिंबिसार, अजातशत्रु मगध के थे और वज्जी उनके पास में, वो उस पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे
पारस्परिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। ये देखो उसी समय गौतम बुद्ध ने ये ऐसी बातें कह दी थी जो आज भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहा है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। ये चैत्य भी इंपॉर्टेंट है कि चैत्य क्या थे उस समय, यानी बौद्ध विहारों के लिए चैत्य क्या, उनके पूजा स्थल इस तरह से चैत्य थे। तो विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ यानी महाजन कैसे बिनता, कम से कम 3 अंतर बताओ। तो यहाँ पर महाजनपद वज्जी है ना, वो अपने आप में अलग हो जाता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। और अब अन्यतर जो आप पढ़ते हैं, यहाँ यूनान और एथेंस की बात आई है, यूनान और एथेंस। अब आप अगर वर्ल्ड मैप में आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप ये भी जानोगे कहाँ पर यूनान है, कहाँ एथेंस है। तो आज का यूनान कहाँ पर है, जो आप यूरोप पढ़ते हो वहाँ पर क्या यूनान और एथेंस। लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र, प्रजातंत्र गणतंत्र, आज हम क्या कहते हैं लोकतंत्र, वही है। तो शासन यूनान ने पहले ही कर ली थी। ये बातें 200 साल पहले तक सालों तक चली और 30 साल से ऊपर के इन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। देखो नागरिकता के विषय हम पढ़ते हैं, नागरिकता में प्राप्त है। अब भी CRA जो चल रहा है, अगर कंपटीशन पढ़ रहे हैं उनको पता है, छोटे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन पूर्ण नागरिकता है उनको प्राप्त थी उस समय। तो जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में 40 बार कम। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को अधिकार नहीं था कि नागरिक बने। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? क्या जनतंत्र था? नहीं। कैसे नहीं था? क्या आज आप सोच सकते हो कि भारत देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मत का अधिकार ना हो? 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार सभी को है। तो वास्तविक लोकतंत्र तो यही है। उस समय लोकतंत्र नहीं था क्योंकि वहाँ व्यापारियों, शिल्पकारियों, खदानों में काम करने वाले महिलाओं को ये अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो पाठ अपना पूरा हो चुका है। सही गलत असमय घोड़े या गुजरने छूट देने वाले आंतरिक ये आप कर लोगे, जो उपयोगी हैं। राजस्व में ये शब्द हैं, आप वैसे ही पढ़ चुके हों। आर्किटेक्ट समाज के कौन समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ऐसी बातें भी हैं। महाजनपद राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? तो सुरक्षा के लिए बनाए, ऐसे प्रश्न भी है। नए शासक लगभग 3000 साल पहले थे। महाजनपद क्या है? 3000 साल पहले थे। सिकंदर का आक्रमण, दिग्निकाय का लेखन 2300 साल पहले है। यानी सिकंदर का आक्रमण उल्लेख किस में मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दिग्निकाय में मिलता है। गण तथा राज्यों का अंत 15 साल पहले हुआ था, ये भी प्रश्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है ये वाले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे और मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो भी अपने घर पर। अब आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये प्रश्न दिए, इसमें आप इनको नोट करते रहें, इनको लिखते रहें, इनके उत्तर आंसर लिखते रहें और काम करते रहें, साथ में लगातार याद करते रहें इनको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।